नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित। और आज एक बार फिर से हम बिहार चुनावों की लेटेस्ट सभी जानकारियां और जिस तरीके से आज रैलियां ताबड़तोड़ हुई हैं उसको लेकर क्या कुछ एक एंगल निकलकर सामने आ रहा है उस पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। रोहित, अगर मैं कहूं कि आज शुक्रवार नहीं बल्कि बिहार में रैलियों का वार रहा है तो गलत नहीं होगा। ताबड़तोड़ रैलियां की है प्रधानमंत्री मोदी ने, 3 रैलियां लगभग उन्होंने की हैं। राहुल गांधी ने की है, तेजस्वी यादव उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि मोदी की रैली से शुरुआत करते हैं, नीतीश कुमार को संतुष्ट करते हुए नजर आए लेकिन चिराग पासवान का नाम नहीं लिया। ये सबसे बड़ा आउटकम है अगर आप इस पूरी की पूरी रैली को समराइज करने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री की 3 अलग अलग रैलियां, लेकिन 3 अलग अलग रैलियों में जिस बात का जिक्र हर कोई सुनना चाहता था, और इसको देखिए बहुत प्ले आउट किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सेफ प्ले किया गया है। अगर आप पूरी तरह से एलजेपी के स्टेटमेंट्स को देखें, चिराग पासवान के स्टेटमेंट्स को देखें, और इसके साथ साथ अगर आप नीतीश कुमार पर उन्होंने जिस तरह से बार बार तंज किए, पहली बार उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा की ओर या फिर चिराग पासवान की ओर से कुछ कहना चाहते हैं, मतलब कि क्या वो इन दोनों के खिलाफ कुछ कहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों ही पक्षों में कुछ नहीं कहा। तो प्रधानमंत्री की ये चुप्पी जो है ना, वो एक नया पहलू दे रही है। मतलब वो जो हर कोई सोच रहा है कि अगर बीजेपी प्लस जेडीयू अलायंस फेल हो जाता है आंकड़ों की जुबानी, तो क्या बीजेपी एलजेपी के साथ जाएगी, और इसके साथ साथ वो अपना ये जो पत्ता है उसे हाइड कर कर रखना चाहती है। ताश की बाजियों में होता है ना कि जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स होते हैं उसको आप क्लोज टू योर चेस्ट रखते हैं, तो वही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। फिलहाल तीनों रैलियों से यही संदेश निकल रहा है। और लेकिन बिहार की जनता भी इतनी अब समझदार हो चुकी है, समझ में आ रहा है कि क्या कार्ड आगे आने वाले टाइम में बीजेपी खेल सकती है। इसके अलावा रोहित, ये भी है कि मोदी ने चिराग पासवान का नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में भी कुछ नहीं बोला, लेकिन रामविलास पासवान को अपना करीबी मित्र बताते हुए उनको श्रद्धांजलि दी और बताया कि बड़ा नुकसान हुआ है। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है जैसा कि आप कह रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। रामविलास पासवान का जिक्र शुरुआत से ही करते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में अगर इस बार एनडीए को जो है अगर कमल खिलाना है तो उसमें रामविलास पासवान का जिक्र बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। रामविलास पासवान का जिक्र उन्होंने उस दिन भी किया था, 8 अक्टूबर को करना तो देखिए बहुत स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन उसके बाद जब जब चर्चा हुई बिहार चुनावों को लेकर या प्रधानमंत्री ने कुछ भी इससे जोड़कर कुछ कहना चाहा, तो उन्होंने रामविलास पासवान को हमेशा याद किया। इसके साथ साथ आज उन्होंने 2-3 बातें अहम कही हैं, चाहे वो दलितों के फेवर में हो या इसके साथ साथ उस वक्त पे जो ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ एक तरह से कभी रामविलास पासवान ने ऐसा कहते हैं ना कि मर्यादित भाषा में दूसरों का विरोध करना, रामविलास पासवान की एक खासियत रही है। अब चिराग पासवान इसी चीज़ को लेकर, आप चिराग पासवान का आज एक ट्वीट पकड़िए, उन्होंने जिसे कहते हैं ना धो धो कर मारा है, पी कर मारा है उन्होंने। कैसे? उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी। आमतौर पर आप आज की राजनीति में युवा चेहरों से इस तरह की शालीनता की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन चिराग पासवान जानते हैं। देखिए, चिराग पासवान का एक खेल, और हम आने वाले वीडियोस में जिक्र करेंगे इस चीज़ का कि ये जो खेल है ये इस वक्त इसको बहुत छोटी समय की एक कहते हैं ना कि अल्पकालीन राजनीति का विकल्प मत समझिए, इसे आप दीर्घकालीन राजनीति के हिसाब से सोचिए। चिराग पासवान का एक ट्वीट, उनका उठाया एक कदम तुरुप का इक्का साबित होगा बिहार की आने वाली राजनीति के लिए। रोहित, वापस से आते हैं मोदी की रैली पर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जमीनी स्तर पर उतरकर जिस तरीके से ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की हैं, पिछले कुछ दिनों के सर्वे पर अगर हम नजर डालें तो नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं कम हुई है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के फेवर में इस तरह की बातें बोलना, जैसी आज प्रधानमंत्री मोदी ने जमीनी स्तर पर उतरकर बोली है, आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को फायदा हो सकता है। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने का फायदा बिहार में होगा, इस बात को लिख कर ले लीजिए। लेकिन बिहार में भी वही नैरेटिव चल निकला है जो राजस्थान में चल निकला था। आपको याद होगा वो लोकसभा चुनावों का डायलॉग जिसमें ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ये डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ था। यहाँ भी स्थिति कुछ वैसी ही है। नीतीश कुमार के जो उनकी एक सुशासन बाबू की छवि थी ना, वो चलती हुई नहीं नज़र आ रही है। और इसी वजह से जो आपने कहा ना कि अगर आप पोल्स देखें, है ना, सर्वेज देखें, उसमें क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के उस तरह का एक प्रोएक्टिव कैंपेन नहीं चल पा रही है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैलियां की, उसमें उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया। उन्होंने महागठबंधन हो या फिर कांग्रेस हो या लालू प्रसाद यादव हो, बहुत उन्होंने उनकी आलोचना की है, उनके कामों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार की हर तरफ से तारीफ की है। कोविड को लेकर बातचीत हो या बिहार को किस तरह से गलवान घाटी का जिक्र उन्होंने किया, गलवान घाटी का जिक्र उन्होंने कर दिया, बिहार के शहीदों को उन्होंने
तो मतलब प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करने से कहीं भी नहीं बचे। लेकिन नीतीश कुमार को जो अंदर ही अंदर बात खाई जा रही है ना, वो ये कि कहीं भी तीनों भाषणों में लोक जनशक्ति पार्टी या चिराग पासवान के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोले। अमित शाह कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे। इस बात पर जो है ना बिहार की राजनीति का भविष्य तय होने वाला है। क्योंकि कहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ, आपको बार बार कह रहा हूँ, कहीं अगर माफ़ कीजिएगा, अगर इसमें जेडीयू का नंबर कहीं ना कहीं कम पड़ता है तो फिर आप देखेंगे कि ये एक बीजेपी प्लस कुछ एलजेपी भी का चुनावी समीकरण आने वाले वक्त में हो सकता है, इससे परहेज नहीं किया जा सकता। राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो संभावनाओं में इस वक्त पे जो एलजेपी है उसका भी जो आंकड़ा है ना वो बहुत ऊपर है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की रैली की। देखिए, अब बिहार में चूंकि चुनावी घमासान है तो हर कोई उतर उतर कर आ रहा है, जमीनी स्तर पर रैलियां कर रहा है। राहुल गांधी ने भी आज रैली की है, तेजस्वी यादव उनकी रैली में मौजूद थे। अब एक चीज जो बहुत इंप्रेस करने वाली है रोहित, वो ये कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जो साझेदारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी तादाद में लोग वहां पर आए थे और बाकायदा लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र है नहीं है। इन सबको मुद्दा ना बनाते हुए उन लोगों ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला है आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? तो वहां से हुटिंग हो रही है, तो ये भी एक फेवर जा रहा है। ये देखिए, ये होता रहता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस वक्त पे अगर आप हवा बनाने की कोशिश करेंगे यही होगा। लेकिन मैं इससे पहले, इस सवाल में आने से पहले चिराग पासवान के उन 2 ट्वीट्स का जिक्र करना चाहता हूं जो आज के दिन की कहीं ना कहीं बिहार की सबसे बड़ी खबर है। वो 2 ट्वीट्स क्या हैं? पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पिता को जिस तरह से आखिरी वक्त पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया था वही उन्होंने आज भी किया। आज जब वो बिहार पहुंचे तो भी उन्होंने मेरे पिता को उसी तरह से याद किया। पहला ट्वीट ये। दूसरा ट्वीट जो कि आज की सबसे बड़ी सियासी खबर है, बिहार से निकल कर आ रही है और दिल्ली तक इसका असर हुआ है, वो ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद इस बार लिया है, लेकिन क्या चुनावी नतीजों के बाद नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाएंगे? ठीक वैसे ही जैसे 2015 का चुनाव हमें याद है कि आशीर्वाद तो लिया था लालू प्रसाद यादव का, लेकिन चले गए थे कुछ टाइम बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इस ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। चिराग पासवान के इस ट्वीट ने भयंकर बवाल मचा दिया अगर आप बिहार की राजनीति में देखें। और अब लोग चाह रहे हैं कि कैसे जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नजर आए। लेकिन आपके वाले सवाल पर आते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि और कुछ बचा नहीं है। अगर आप महागठबंधन की पूरी स्ट्रैटेजी देखें ना, वो नीतीश कुमार पर उतने हमलावर नहीं रहेंगे जितने कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार का जो डाउनफॉल है वो दिख रहा है और कोई अगर इसे बचा सकता है तो उसे प्रधानमंत्री मोदी, और वो बचाने की कोशिश कर भी रहे हैं, ये भी साफ तौर पर दिखाई दिया। और शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधा गया है। चिराग पासवान, देखिए रोहित, बेहद कम उम्र है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है या कहें कि पापा की संगति में जो वो सीखे हैं, जो रैलियों में वो जाया करते थे, वो निकलकर सामने आ रहा है। जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा कि ट्विटर पर उन्होंने बड़े शालीनता से, हाँ, बड़ी गंभीरता से उन्होंने अपनी बात रखी और तंज कसा सीधा। 2 चीज़ें हैं। देखिए, लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत ही अल्पकालीन राजनीति का जो है ना एक विकल्प है चिराग पासवान के सामने, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी सीटें ले आएंगे? 1 दर्जन भी अगर सीटें ले आते हैं तो वो बहुत बड़ा एक तरह से चमत्कार कह लिया जाएगा बिहार में। क्योंकि 2015 की स्थिति याद कर लीजिए, 2010 में बहुत अच्छा किया था, लेकिन 2015 की स्थिति याद कीजिए और अब 2020 में आ जाइए, जहाँ पर फैसला तो ये करा जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे खुद ब खुद। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें ना, तो जो हम लोग अपने सोर्सेज से बात कर पा रहे हैं, हमें जो जानकारी मिल रही है ग्राउंड से, वो ये है कि चिराग पासवान मेहनत तो बड़ी कर रहे हैं। हमने संस्कार भी देख लिए, हमने उनकी भाषा भी देख ली, हमने ट्विटर पर किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी देख लिया, और किस तरह से जब वो पिता के तर्पण में गए थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी जो पहली पत्नी है चिराग पासवान की, उनके माफ़ कीजिएगा रामविलास पासवान की, उनके उन्होंने किस तरह से पाँव छुए, और उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर नीतीश कुमार भी आए, उनके भी पाँव छुए, तो सम्मान उन्होंने दिखाया है। मतलब एक जो हम लगातार कह रहे हैं कि आज के युवा वर्ग में जिस राजनीति में जो सभ्यता खोती जा रही है या संस्कृति या अनुशासन नहीं देखने को मिलता है, उसको कहीं ना कहीं एक वापस लाने की कोशिश ज़रूर की गई है। लेकिन आप इसे ये इस तरह से समझिए कि चिराग पासवान ये देख रहे हैं कि लालू, नीतीश और इसके अलावा जो तमाम बुजुर्ग चेहरे थे, उनका ये आखिरी चुनाव होने वाला है अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव को एक्टिव तौर पर देखें। और इसके बाद आप देखिए तेजस्वी को अपनी ही पार्टी में घेर दिया जा रहा है। उनके अपने ही विरोधी इतने हो चुके हैं कि आने वाली राजनीति में वो कितना बड़ा विकल्प बन पाएंगे, ये सिर्फ संभावनाओं का खेल है इस समय पे। लेकिन कोई एक चेहरा जो इस वक्त पे जिसे हम देख रहे हैं कि भैया ये एक बड़ी तस्वीर लेकर आ सकता है आने वाले समय में बिहार की, वो निश्चित तौर पर चिराग पासवान है। क्यों? और चिराग पासवान का फॉर्मूला यही है कि बीजेपी की छत्र छाया मिल जाए और बीजेपी की छत्र छाया के साथ मिलकर हम जो है वो फले फूले
और इसके बाद बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं हमारा और सिक्का चले। सबसे खास बात रोहित यही है कि चिराग पासवान बेहद युवा चेहरा है और वो अपने साथ साथ सभी को इसीलिए लुभा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज के टाइम में युवाओं की जरूरतें क्या है। रोजगार आप देखिए दोनों के घोषणा पत्र देखिए, अगर आप महागठबंधन का घोषणा पत्र देखिए, इधर आप निर्मला सीतारमन ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है उसे देखिए, दोनों में युवाओं को लेकर सबने तरजीह दी है। 19 लाख नौकरियों की बात इन्होंने की है, निर्मला सीतारमन ने की है, उधर जो है 10 लाख नौकरियों की बात महागठबंधन ने कर दी है। तो मतलब कुल मिलाकर हर कोई युवाओं पर फोकस्ड है और लोग कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में इतनी नौकरियां हैं, इसके अलावा पुलिस विभाग में इतनी नौकरियां हैं, इतनी नौकरियां आईटी विभाग में निकाल देंगे। ये चीज़ें अब तक कहाँ थी किसी को नहीं पता, लेकिन चुनाव के साथ आते ही ये सारी चीज़ें भी निकल कर आ जाती हैं। तो ऐसे में जब युवा सबकी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल हैं तो फिर चिराग पासवान वो चेहरा बन सकते हैं जिसके साथ प्ले आउट कर सकता है हर कोई कि भैया ये हमारा एक युवा चेहरा हो गया, युवा इससे कनेक्ट करेंगे। और देखिए उनकी इमेज भी ऐसी रही है, वो टिपिकल युवा नहीं है जिसे कहते हैं ना, एक उनके अंदर वो तेज प्रताप वाला कैरेक्टर नहीं है, तेजस्वी वाली छवि नहीं है, वो एक अपनी तरह के जिसने फिल्मों में भी काम किया है, वक्त के हिसाब से अपने आप को एकदम माहौल के हिसाब से एकदम बदल लेते हैं। वही जैसे कि आपने कहा फिल्मों में भी काम किया है उन्होंने, हर तरह की छवि रही है उनकी, मतलब दिखने में भी बहुत मतलब अट्रैक्टिव है। तो मतलब लोगों को ये चीज़ें भी बहुत इफेक्ट करती हैं कि भाई कौन है, क्या है, लेगेसी क्या है। देखिए लेगेसी बहुत स्ट्रांग है ना, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बातचीत करने का तरीका है, शालीनता है, हर चीज़ है। तो मतलब वो जो आप कहते हैं ना कि भाई 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, वो शायद ओवरऑल पैकेज चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। और मुझे रोहित ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या सभी को ऐसा लग रहा होगा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे काउंटडाउन बढ़ रहा है ये बहुत दिलचस्प होता जा रहा है चुनाव। और 10 नवंबर वो तारीख है जब ये ऐलान कर दिया जाएगा कि बिहार में किसके नाम का पलड़ा भारी रहा है और किसके नाम जीत दर्ज हुई है। बहरहाल आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। रोहित बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बिहार के चुनावी घमासान से जुड़ी सारी अपडेट्स रोज इसी तरह लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।